अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लो अगर ये बोन है, ठीक, मैं एक पार्ट इस बोन का बाहर निकाल लेता हूं, तो मान लो ये बोन का वो पार्ट है, ठीक। तो जो कैल्शियम होता है बोन में बेसिकली दो तरह से पॉसिबल है। एक तो मिनरलाइज्ड कैल्शियम जो होगा, मतलब कि जो कैल्शियम आपका इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसको मैं मान लो दूसरे कलर से दिखाता हूँ, रेड से ही दिखाता हूँ। बोन बना है कैल्शियम से, ठीक, और यहाँ पे मान लो मैं आपको फॉस्फेट दिखाता हूँ, ठीक। तो कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपके बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, मिनरलाइज्ड फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में। एक और होता है जो कि इसके इस बोन के सराउंडिंग में भी कैल्शियम अवेलेबल होता है, ठीक। बेसिकली इंटरस्टिशियल, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में भी कैल्शियम अवेलेबल होता है, बेसिकली फ्लूइड कैल्शियम, क्योंकि इट्स अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड दीज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक। और इस इंटरस्टिशियम के आसपास सराउंडिंग में सेल्स हैं, ठीक, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोसिटिक लेयर या फिर ऑस्टियोब्लास्टिक लेयर, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह से कैल्शियम यहाँ पे अवेलेबल है, एक कैल्शियम जो फॉस्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स्ड है और एक कैल्शियम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो पीटीएच हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आया था, ठीक, अब हमारे पास दो सेल्स होते हैं बोन में, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन बिल्डिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन डिस्ट्रक्टिव सेल्स, ठीक, बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स। अब कायदे से लॉजिकली ये देखेंगे कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज तब हुआ था जब कैल्शियम सर्कुलेशन में कम हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करना चाहिए या ऑस्टियोक्लास्ट को? कायदे से लॉजिकली ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करना चाहिए, ताकि इस बोन में जो कैल्शियम है वो ब्लड में आए। लेकिन ऐसा होता नहीं, पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट नहीं करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिसेप्टर्स पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए हैं वो प्रेजेंट है ऑस्टियोब्लास्ट पे, ठीक है। और इसके साथ भी जो जी कपल्ड प्रोटीन होगा वो जी स्टिमुलेटरी होगा। आपको ये याद रखना है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का जहां जहां भी रिसेप्टर अवेलेबल होगा बॉडी में, वो सारे रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड होंगे स्टिमुलेटरी के साथ, ठीक है। तो वैसे ही इंट्रासेलुलरली मैंने तो बाहर बनाया है, सेल के अंदर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन अवेलेबल होगा, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन इस सर्पेंटाइन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, फिर वही सारी साइकिल, साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, साइक्लिक एएमपी के बाद आपका प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, वो फॉस्फोराइलेट करेगा कुछ प्रोटीन्स इस सेल के अंदर जो अवेलेबल हैं, वो प्रोटीन्स ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करेगा, ठीक। और इस ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। वो प्रोटीन्स का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है, एक साइटोकाइन है। तो ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली स्टिमुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीजेस इंटरल्यूकिन 6 व्हिच इज अ साइटोकाइन, इन टर्न स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट फिर इस बोन पर काम करेगा और कैल्शियम रिलीज करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये ऑस्टियोक्लास्ट कैसे इस बोन पर काम करेगा। मान लो यहाँ पे ये जो बोन है
बोन बना हुआ है कोलेजन से। तो कोलेजन आपका बेसिकली टाइप, आप ऐसे याद रखो, बोन है तो बोन में 1 आता है, ठीक। तो टाइप 1 कोलेजन, बोन इज मेड अप ऑफ टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। तो इस कोलेजन पे एमिनो एसिड्स होते हैं और एक स्पेशल एमिनो एसिड है जो कि बोन के कोलेजन पे प्रीडोमिनेंटली अवेलेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, इस ऑस्टियोक्लास्ट के पास ना कुछ सीजर्स होते हैं, ठीक है। अब तो ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट हो चुका है, ठीक है। और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ये इस कोलेजन पे काम करेगा, जहां जहां पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन है और ये जो कोलेजन चेन है यहीं पे डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ठीक। कैल्शियम होता है और उसके साथ फॉस्फेट होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, फॉस्फेट का ये है सिंबल और ये है कैल्शियम का सिंबल, ठीक है। और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का ये है सिंबल। तो बेसिकली इस तरह से एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन अवेलेबल है, उस टाइप 1 कोलेजन में एमिनो एसिड्स होते हैं, एक प्रीडोमिनेंट एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक। इस कोलेजन के जो स्ट्रिप्स होती हैं इन पे कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंड रहते हैं, ठीक। अब इस ऑस्टियोक्लास्ट का काम यह है कि ये कट करता है इन कोलेजन के स्ट्रिप्स को, ठीक है। जैसे ही कट करेंगे तो कैल्शियम और फॉस्फेट अवेलेबल हो जाएगा। अब हम लोग इसको अलग से निकाल के देख लेते हैं। अच्छा, ठीक। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, इन कोलेजन के स्ट्रिप्स को कट करेगा, लेकिन उससे पहले पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल कैल्शियम अवेलेबल था उसको निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट्स ईजियर, क्योंकि ये वाला कैल्शियम फ्लूइड में है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे भी फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक। तो प्रॉब्लम ये है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ना इन सेल्स के पास भी ये जो ऑस्टियोसिटिक लेयर है या ऑस्टियोब्लास्टिक लेयर है, इन सेल्स के पास भी आपका सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है, तो वो यहाँ पे भी आके स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। वैसे ही जी कपल्ड प्रोटीन होगा, इसमें भी जी स्टिमुलेटरी होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल कैल्शियम है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फॉस्फेट भी आ जाएगा। ये जो जी कपल्ड प्रोटीन है ये भी फिर वही उसी साइकिल से साइक्लिक एमपी बढ़ा के फॉस्फोराइलेट करेंगे कुछ प्रोटीन्स को, वो एक स्पेशल चैनल्स होते हैं जो इन कैल्शियम को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट को इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स या स्पेस से बाहर डालेंगे, बाहर फेंकेंगे जनरल सर्कुलेशन में, ठीक है। अब एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कैल्शियम फॉस्फेट था वो बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फॉस्फेट भी साथ में आ गया, ठीक है। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, यहाँ पे हम लोग इसको हटा लेते हैं, ये एक ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक। और ये आपका कोलेजन है, ठीक। कोलेजन में क्या होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन के एमिनो एसिड जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, ठीक। कैल्शियम अवेलेबल होगा और साथ में फॉस्फेट भी अवेलेबल होगा, ठीक। अब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट अटैच होता है इस कोलेजन के स्ट्रिप पे, और जहां ये अटैच हो जाता है तो वहां पे ये सील कर लेता है उस एरिया को,
ठीक है। ये जो सीलिंग होती है ये बेसिकली इंटीग्रिन मॉलिक्यूल से होती है। ठीक है। अब ऑस्टियोक्लास्ट के सेल्स के अंदर होता है बहुत सारे लाइसोसाइम्स। ठीक है। ये लाइसोसाइम्स आके यहाँ खुलेंगे। ठीक है। और बहुत सारे चैनल्स भी होंगे यहाँ पे। ठीक है। स्पेशल चैनल्स होंगे। ये जो स्पेशल चैनल्स हैं ये होंगे एटीपी सेंसिटिव, मतलब एटीपी को यूज करके ये चैनल्स काम करेंगे। ठीक है। ये एटीपी क्या करते हैं, ये एटीपी बेसिकली आपके H प्लस प्रोटॉन्स को इस स्पेस में सिक्रीट करेंगे। ठीक है। और जो लाइसोसाइम था ये प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करेंगे। ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट ने एक सेगमेंट को कैप्चर कर लिया, इंटीग्रिन्स के थ्रू इस सेगमेंट को लॉक कर लिया। अब इस प्राइवेट स्पेस में क्या करेगा वो कि कुछ स्पेशल पंप्स एक्टिवेट होंगे जो कि प्रोटॉन सिक्रीट करेंगे, और लाइसोसाइम्स जो होंगे, लाइसोसाइम्स प्रोटीएज एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। प्रोटीएज एंजाइम या कोलेजिनेज एंजाइम इस स्ट्रिप को काट देगा। ठीक, पीसेस में काटेगा। और फिर जब ये काट देगा तो हमारा कैल्शियम अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और एक स्पेशल चीज़ है जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, एमिनो एसिड, वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसका जो इन्वायरमेंट यहाँ पे है, ये प्रोसेस का, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का जो ये इन्वायरमेंट है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट है। ठीक, क्योंकि प्रोटॉन पंप वहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब तक मैंने दो चीज़ देख ली कि एक तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल कैल्शियम जो अवेलेबल था वो मैंने निकाल लिया था, और यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से भी मैंने कैल्शियम निकाल लिया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि फॉस्फेट यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, जबकि मुझे सिर्फ कैल्शियम चाहिए था। ठीक है। आगे अब क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और यहाँ का कैल्शियम फॉस्फेट, ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, ये हाइड्रोक्सीप्रोलिन फिल्टर आउट हो जाएगा नेफ्रॉन के थ्रू और आ जाएगा आपका यूरिन में। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन यूरिन में आ गया। ठीक है। उसी तरह से अब हम आगे ये देखेंगे कि कैसे पैराथायरॉयड हार्मोन इस फॉस्फेट का क्या करता है ताकि ये फॉस्फेट हट जाए, क्योंकि हमें कैल्शियम चाहिए, हमारा सर्कुलेशन में कैल्शियम कम था। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ये वाला जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन है यूरिन में जो आ रहा है, ये मार्कर है। मार्कर किस चीज का है? पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्टिविटी का, कि पैराथायरॉयड हार्मोन अवेलेबल है ब्लड सर्कुलेशन में। अब वो चाहे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हो चाहे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके यूरिन में हाइड्रोक्सीप्रोलिन अवेलेबल है तो ये मार्कर है पीटीएच एक्टिविटी का। ठीक है। अब हम आगे ये देखते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है, फॉस्फेट आयन का क्या होता है। फॉस्फेट का क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ये आपका नेफ्रॉन है, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक, लूप ऑफ हेनली है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, फिर कलेक्टिंग डक्ट और फिर यूरिन। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन था वो तो जा चुका है यूरिन में। फॉस्फेट का क्या है कि यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल होता है, बेसिकली जो फॉस्फेट होता है ना, वो यहाँ से इस सेल से वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है। नॉर्मली जो भी फॉस्फेट या जो भी एनायन, जो मान लो ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑलमोस्ट 90 to 95% जो प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट हुए हैं वो सारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अब्जॉर्ब हो जाता है, चाहे ग्लूकोज, सोडियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी हो। ठीक है। तो वैसे ही फॉस्फेट यहाँ पे
एक स्पेशल चैनल के थ्रू आ जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये इसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर है जिसको फॉस्फेट सोडियम सिम्पोर्टर बोला गया है। ठीक है, तो क्या करता है कि फॉस्फेट और सोडियम को अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये चैनल्स। ठीक है, तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट पे तो एक्टिविटी किया था, फिर इंटरस्टिशियल कैल्शियम भी निकाला। वो ये करता है कि ये जो चैनल है उसको इनहिबिट कर देता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन इस चैनल को इनहिबिट कर देता है, तो फिर ये वाला जो कैल्शियम है ये वापस अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये वाला जो फॉस्फेट है ये वापस अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सॉरी, फॉस्फेट अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ये फॉस्फेट वापस से नीचे यूरिन में चला जाएगा। ठीक है, तो जो यूरिन होगा आपका, इसमें फॉस्फेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बहुत सारा कैल्शियम तो इसमें से भी फिल्टर आउट होके आएगा। ठीक है, बहुत सारा जो कैल्शियम अवेलेबल होगा वो भी क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिल्टर आउट होगा। उसका क्या होगा, तो वो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, और इनके पास, इन सेल्स के पास दो चैनल्स होते हैं। ठीक है, और ये सेल्स के पास भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन इसको भी एक्टिवेट करेगा, और क्या होगा कि ये वाले जो चैनल्स हैं इनको फॉस्फोराइलेट कर देगा, हाइपर फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ठीक है, लुमिनल साइट पे कुछ चैनल्स होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक ट्रांसपोर्टर है आपका कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। ठीक है, ये क्या करता है कि ये इस पीटीएच के इस सेल को स्टिमुलेट करता है, ये पीटीएच, और ये जो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है इसको हाइपोफॉस्फोराइलेट कर देता है। वो ये करता है कि सारा कैल्शियम इस सेल से बाहर फेंकने लगता है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और जो यूरिन में आ गया कैल्शियम वो इन चैनल्स के थ्रू लो ग्रेडियंट की वजह से इस सेल में आ जाते हैं। तो इस तरह से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर पैराथायरॉयड हार्मोन पॉजिटिव इफेक्ट डाल के कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने दो चीज देख ली, फॉस्फेट जो था वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नॉर्मली अब्जॉर्ब होता है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन इस अब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता, तो ये फॉस्फेट यूरिन में चला जाता है। उसी तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, कैल्शियम आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी अब्जॉर्ब होगा 80 to 90%। जो बचा कुचा कैल्शियम है जो लीक आउट हो गया वो वहां पे फाइनली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमारे पेशेंट का क्या है, हाइपोकैल्सीमिया डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जनरल सर्कुलेशन में कैल्शियम कम है, तो उस वजह से क्या होगा कि इसको यहाँ से जो थोड़ा बहुत भी कैल्शियम एस्केप हो गया वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अब्जॉर्ब हो जाएगा कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर के थ्रू, उसको भी पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। ठीक, एक ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑस्टियोक्लास्ट काम करता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, ठीक, तो उसी तरह से आप ये बताओ ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स किस एनवायरनमेंट में काम करेंगे, बेसिक एनवायरनमेंट में। इसीलिए ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज डन इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। जिस तरह से ऑस्टियोक्लास्टिक एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करती है, उसी तरह से ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करती है।